Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Shlek and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। वार्म वेलकम दीपशिखा। धन्यवाद अमरीश जी, थैंक यू राजेश। और अंग्रेजी में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं मेरे सहयोगी राजेश लेख। Domestic benchmark indices end low amid mixed global cues. Sensex sheds 151 points. Nifty settles at 25,145. India and Singapore exchange 4 memoranda of understanding for cooperation in various sectors. And fundamental drivers of Indian economy gaining momentum. Country moving on sustainable growth plan, says the RBI governor. दुनिया के बाजारों के मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स 151 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,145 अंकों पर बंद हुआ। भारत और सिंगापुर ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत स्तर पर तेजी बनी हुई है और देश सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आज की पहली खबर, देश के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। दुनिया के बाजारों के खराब प्रदर्शन के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का रुख रहा। बाजार बंद होने के समय बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 151 अंक यानी 0.18% की गिरावट के साथ 82,201 अंकों पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 54 अंक यानी 0.21% गिरकर 25,145 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी की 193 कंपनियां 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंची, जबकि 18 में गिरावट दिखाई दी। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.27% की तेजी दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% से अधिक का इजाफा हुआ। India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, ended lower today. Both the indices continued their downward trend amid negative global cues. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, shed 151 points or 0.18% to settle at 82,201. And Nifty 50 slipped 54 points or 0.21% at 25,145. In the NSE, 193 companies hit their 52-week high, 18 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, mid-cap index gained 0.27%, while the small-cap index added more than 0.5%. In the Sensex index, 10 out of 30 companies registered gains. The top gainers today, Titan, surged more than 3%, ITC added nearly 1%, and Infosys advanced 0.5%. Conversely, the major laggards were Reliance, which lost nearly 1.5%, Tata Motors shed more than 1%, and Nestle declined
1%. In sectoral indices of the BSE, 10 out of 20 sectors traded in gains. The top gainers today were consumer durables, which got an uptick of 0.8%, telecommunications more than 0.5%, and consumer discretionary nearly 0.5%. While the top laggards were realty, which lost nearly 1%, capital goods more than 0.5%, and energy nearly 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive, as out of 4,037 companies, shares of 2,249 companies advanced, 1,679 declined, and 109 remained unchanged. और विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक सीमित दायरे में रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसा कमजोर होकर 83.97 के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 101.18 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा जी, शेयर बाजारों का जो देश के अंदर हमने हाल देखा कि गिरावट दिखाई दी, तो आपको क्या लगता है जो अमेरिका, यूरोप और दुनिया के तमाम बाजारों में जिस तरह की स्थिति है, उसका असर है कि डोमेस्टिक लेवल पर भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जो बाजार को नीचे धकेल रहे हैं? अमरीश जी, अगर आप देखें घरेलू जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। और हालांकि जब हमारे जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए वो थोड़े खराब आए हैं और वो ऐसी आशा भी थी कि वो खराब आएंगे, लेकिन आगे के जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफी अच्छे प्रोजेक्शंस हैं ग्रोथ के। तो जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हैं वो तो काफी ठीक ठाक और मजबूत बने हुए हैं, लेकिन ग्लोबल जो क्यूज हैं वो उनमें जरूर नर्वसनेस है। और इस समय वैश्विक बाजार में खास तौर से थोड़ी सी नर्वसनेस बनी हुई है कि वहां पे जो उनका सेंट्रल बैंक है वो क्या निर्णय लेता है ब्याज दरों को लेकर के। और चूंकि डेटा भी यूएस में उनका जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है कल शुक्रवार को, तो वो भी एक दिशा दिखाएगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तो वो जो एक नर्वसनेस है वो भारतीय बाजार में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। So we observed yesterday and today also markets have been down, and to you what does it reflect? Does buying at a lower level demonstrate the resilience of the domestic equities amidst global volatility? Rajesh, it is a very interesting trend that we've been seeing in the markets. Whenever there is a fall, the bounce back is very quick. It doesn't stay down for like a very long time. And I think it reflects the robustness of the Indian market and definitely the resilience, because investors are waiting to lap up. They are looking for buying opportunities, because as I said earlier, the long-term India story remains very bright and very strong, intact. So in terms of fundamentals, overall prospects are very bright for the economy. Companies are performing very well. So small blips, they may come. We're seeing some blips in terms of auto numbers, sale numbers. But these blips, I think there is a all-round belief that they will be overcome. So I think any fall in the market is seen definitely as a buying opportunity. Okay. Because we do have a story where RBI governor is quite gung-ho about the Indian economy and the state of affairs. But before that, just need your views on the defensive sectors like the FMCG and pharma. And of course, you mentioned auto a while back. So will they remain in focus? Absolutely. So if you look at the growth trend, while the first quarter, the performance was down for various reasons, because there were general elections and government spending was down and so on and so forth. But going forward, we've had a good monsoon and the festive season's just beginning in some time.
So overall, it is expected that it would provide a boost to the overall consumption. The rural consumptions also begin to pick up. So I think the consumption story is gaining strength, and it will definitely have a positive impact on these sectors. So that's a good news. Yeah. So that's a good news, and definitely I think markets will react to these developments. आपको दीपशिखा जी क्या लगता है कुछ वैल्यूएशन की भी इतना ज्यादा है मार्केट बार 82,000 पे पहले भी गया फिर नीचे आया फिर 82,000 पे गया तो वो 82,000 से ऊपर जाने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है बाजार को. To add to what Amrish is saying, is overvaluation a problem? Overvaluation definitely, and we've had this discussion, we keep having this discussion कि कब कहाँ रुकेगा, मतलब क्या अब रुकने का 1 लाख जा रहा है, 90,000 जा रहा है, 95,000 जा रहा है, किस स्तर पे रुकना है. और ये वैल्यूएशंस जो है, खासतौर से वैल्यूएशंस जो है मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में जिस तरह का वैल्यूएशंस दिखाई दे रहा था, उसको लेकर के एक चिंता भी थी, एक कंसर्न भी है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, खासतौर से जो छोटे निवेशक होते हैं, वो इसमें फंस न जाएं. ये जो चल रहा है, बाजार बहुत अच्छा कर रहा है, तो ध्यान पूर्वक ही निवेश करें. तो वैल्यूएशंस कुछ क्षेत्रों में, खासतौर से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, कुछ में काफी ज्यादा है, तो निवेशकों को थोड़ा सा केयरफुल होकर के ही निवेश करना चाहिए. So what about inflation? How worried are you on the inflation? I think inflation more or less, as RBI has been saying, the numbers reflect that, okay, we are sort of in a comfortable zone, I would say. But, the seasonal elements, especially because our retail inflation, the food basket has an important role. So that shows, that sometimes, brings in very vast, very strong fluctuations. The numbers can, fluctuate. So, but RBI is keeping a very strong watch. If you see, there is no let up from RBI. They're not letting down their guard. Continuous statements from the RBI that they will decide on the rate cut only after they are comfortable with the inflation really cooling down. So I think that is being keenly watched. And if you look at the supplies, yesterday government announced that they will start selling onions at a cheaper price in the NCR. So I think government is also taking these supply side measures to ensure that the consumers do not feel the pinch, and also the macro numbers sort of don't get impacted so much. Okay, what would your advice be to the listeners who are investors on while the consolidations take place or the dips take place over or above the 25,000 mark? What should they do? Should they look at these as the buying opportunities? So I think people need to keep a watch on the sectors, particularly sectors that are interesting them, and within the sectors identify stocks, companies which have strong fundamentals, where valuations in the dip also becomes somewhat reasonable to enter, and definitely they should enter at that time. And keep in mind the long-term prospect of that company and that sector in mind. Okay. Whether it sort of plays well with the India growth story, the overall India growth story. So which sectors are you positive about? Definitely, I think sectors that support the infrastructure creation in the country, because there is definitely a huge push from the government for infrastructure creation. There's a huge capital expenditure outlay. So cement, steel, although steel has somewhat a cyclical play along with the international prices. But going forward, domestically, it is expected that the sector can do very well. The FMCG consumer goods sector, it is expected that it would get leg up from a better monsoon.
better rural demand is expected to go up, so that will have a positive impact. So these are some of the sectors which investors can watch out for, as also the financial sector. Okay. So what is your comment on the relaxation of norms for expenditure exceeding 500 crore to accelerate capex that is pegged at rupees 11.11 lakh crore for the current fiscal? Will this not give push to government spending, which actually had slowed down a bit due to elections? Yes, you're right, absolutely. And I think it is with the larger government theme of, pushing capex so that the private investment takes off and there is support to the private investment. This continuous push which we have seen in the past few years on capital expenditure, that has had its impact, and India growth story is shining in the world because of that. That is a huge element that is playing out. And if you also see this capital expenditure push will also be required because of the number of infrastructure projects that the government is we've seen in the past cabinets. A large number of infrastructure. The PM has also mentioned about it in Singapore. Yes. So the overall focus is on infrastructure creation, and this capital expenditure relaxation in norms will definitely provide it a leg up. Okay. और दीपशिखा जी, अगर हम रुपए की बात करें, बहुत ही सिग्निफिकेंट गिरावट, रुपए के 4 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है. आपकी नजर में कौन से ऐसे कारण हैं जो इतना बड़ा हमें डाउनफॉल देखने को मिला? रुपए की गिरावट जो है वो सिर्फ लोकल फैक्टर्स नहीं इसमें एक्ट कर रहे हैं. अगर आप देखें तो जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसका असर भी, और डॉलर के साथ जो होता है उसका असर कई बार ही रुपए पर भी होता है. तो ये इसमें ज्यादा इसको रीड ना करके उसको अमेरिकी बाजार में जो हो रहा है डॉलर के साथ उससे ही कनेक्ट करके देखना होगा. और दूसरा चीज है, आरबीआई जो है वो नजर रखता है रुपए के मूवमेंट पे. अगर बहुत ज्यादा गिरावट है या कुछ है तो आरबीआई उसमें इंटरवीन करेगा. तो इसलिए ऐसी कोई घबराहट वाली स्थिति नहीं है. और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य और औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी और भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक के बीच आज हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के विस्तार का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है और वो भारत का अग्रणी आर्थिक साझेदार है. उन्होंने कहा कि भारत में तेज और सतत वृद्धि ने सिंगापुर की संस्थाओं के लिए निवेश के अपार अवसर खोल दिए हैं. दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा की जागरूकता, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान और ज्ञान की साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की. दीपशिखा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था प्रधानमंत्री जी का. और अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख रूप से, जो कि प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख भी किया कि 160 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है भारत में सिंगापुर का. अब इस दौरे के बाद और जो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं उसके बाद ये निवेश कितना बढ़ने की उम्मीद है और भारत को उससे किस तरह का फायदा मिलेगा? देखिए, सिंगापुर जो है वो उसको एक तरह से वेस्ट और ईस्ट दोनों के बीच में वो और उसका एक ब्रिज की तरह देखा जाता था. तो भारत में जो निवेश होता है, विदेशी निवेश,
वो उसमें सिंगापुर काफी अग्रणी था। वो सिंगापुर के द्वारा बहुत सारी जो अमेरिकी यूरोपीय कंपनियां हैं वो सिंगापुर में अपना दफ्तर खोलती थी और वहां से निवेश करती थी। तो सिंगापुर एक गेटवे था भारत में निवेश के लिए, और संबंध दोनों देशों के काफी अच्छे रहे हैं। हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है उनके साथ। तो और सिंगापुर के अपने जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, जैसे टेमासेक है, जीआईसी है, उन्होंने भी भारत में काफी निवेश किया हुआ है। तो अब ऐसी आशा की जा रही है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद ये भी जो उनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनका निवेश यहां बढ़ेगा। दूसरा, सिंगापुर की जो अपनी कंपनियां हैं वो यहां पर निवेश करेंगी। खासतौर से भारत में इस समय सेमीकंडक्टर और आईटी के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेकर के काफी हलचल है और उसमें निवेश की आशा की जा रही है। सरकार पीएलआई स्कीम भी लेकर के आई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से इस निवेश को थोड़ी और बढ़त मिलेगी। इन्वेस्ट इंडिया का दफ्तर वहां खोला गया है। तो ये सारा पहल जो की जा रही है इसीलिए कि निवेश जो है और ज्यादा से ज्यादा देश में आए। जी, और खासतौर से जैसे आपने सेमी कंडक्टर की बात की, तो भारत इस दिशा में काफी महत्वाकांक्षी ढंग से काम कर रहा है और पहले से भी भारत सरकार ने इस बारे में काफी कोशिशें की हैं। तो अब जब भारत में सिंगापुर की मदद से जो सेमी कंडक्टर की सारी कंपनीज यहाँ पे लगेंगी, तो उससे आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र, सेमीकंडक्टर क्षेत्र, आप देख रहे हैं कि भारत के अब टेलीकॉम के क्षेत्र में खास तौर से अब देखें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो भारत जो है एक जमाने में कितना इंपोर्ट करता था और अब जो है हम यहां से निर्यात कर रहे हैं। तो इसी दिशा में अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है। पूरे इकोसिस्टम को उनके लाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद ये की जाती है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो सिंगापुर को ही ऐसे गेटवे की तरह इस्तेमाल करके यहां आए। सिंगापुर में भी इस क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। तो वो कंपनियां जो वहां पर हैं उनको किस तरह से यहां पर लाया जाए ताकि यहां पर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बल मिले। तो सेमीकंडक्टर एक क्षेत्र है। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर, फिनटेक में भारत में बहुत काम हुआ है। अगर हम देखें, यूपीआई जो है बहुत ही अग्रणी है और सिंगापुर का भी फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत मजबूत है। तो किस तरह से दोनों में सहयोग किया जा सकता है और निवेश को और लाया जा सकता है। भारत की बहुत सारी कंपनियां जो है सिंगापुर में जाके लिस्ट करती हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर, वहां पर पैसे फंड रेजिंग के लिए। तो ये जो प्रक्रिया रही है अब इसको थोड़ा फॉर्मलाइज किया जा रहा है ताकि और ज्यादा से ज्यादा इसमें सुविधाएं दी जा सके अगर कोई डिफिकल्टी आती है। और दूसरा है कि किस तरह से और निवेश को सहयोग दिया जा सके। Prime Minister also talked about production-linked incentive schemes, India Semiconductor Mission, which my colleague talked about, and establishment of 12 new industrial smart cities as well, all to enhance India's participation in global value chains. What's your take? So the cabinet at its last meeting had approved these 12 industrial smart cities, and the whole idea is these cities dotted all over the country, creating a golden quadrilateral alongside the industrial corridors. You ensure that different corridors come up so that Indian industry can become a part of these value chains. So India can be a crucial supplier of critical inputs in these value chains. And that is the whole idea, and I think the Prime Minister there is sending out a strong signal to the companies in Singapore and also investors who use Singapore as a base to invest in India to come and invest in India. And a lot of facilitation measures have been taken. There is a single window clearance in these smart cities. So it is a very
easy process for investors. So I think that is what is the safe point here. So, and also he mentioned that 17% of global economic growth is from India. So therefore, Make in India is one part of it, but he's also inviting the Singaporean companies to an expansive market opportunity which exists in India, as he also highlighted the skilled India talent that is available in India. Yes, absolutely. And I think the India story remains very attractive in terms of growth, and which is what I think the Prime Minister has conveyed to the Singaporean industry there. Or we'll continue with our next story. RBI Governor Shaktikanta Das today affirmed that the fundamental drivers of the Indian economy are gaining momentum and the country is moving on a sustainable growth path. Speaking at the inaugural session of FIBAC 2024, he emphasized on the fact that massive changes are taking shape in various economic sectors and markets in the country is poised for pivotal shifts. He added that India's growth story is intact and banks have robust balance sheets. He assured that RBI's projection of growth rate of 7.2% for current financial year is not out of place, as structural drivers are playing an important role in macroeconomic outcome. He pointed that both the International Monetary Fund and the World Bank have raised their growth expectations for India's gross domestic product to 7% in the current financial year. Highlighting the economy's resilience, Mr. Das said that the economy rebounded strongly from the COVID-19 and grew to an impressive annual average rate of 8.3% during the last 3 years. He said that the financial sector must expand its access and harness digital platforms to ensure inclusive growth. A good, feel-good story, but actually also lots to say about what India is today. Absolutely, and I think the governor is sort of reaffirming the India growth story which is playing out and which we have been discussing right now. The numbers, the Q1 numbers may have been muted, but the numbers that it threw up and the private consumption and investment have been robust. जी, और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के 5 प्रमुख शेयर बाजारों में से 3 में आज गिरावट का रुख रहा। जापान के निकेई में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.07% गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.5% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.14% की बढ़त दिखाई दी। 3 प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजारों में से 2 आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। फ्रांस के कैक में लगभग 0.5% और लंदन के फुट्जी में 0.1% की गिरावट दिखाई दी। जर्मनी के डेक्स में 0.2% की तेजी चल रही थी। 2 out of 3 U.S. stocks finished slightly lower yesterday, following labor market data showing unexpected fall in job openings in the month of July. The tech-heavy Nasdaq Composite lost 0.1% and S&P 500 shed 0.3%, while Dow Jones Industrial Average managed to finish around 0.1%. And in the global crude market, the Brent crude was trading at 0.67% up at $73.14 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate was also trading nearly 0.5% up at $69.51 per barrel when reports last came in. और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 72,220 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जबकि चांदी 84,780 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। और दीपशिखा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for being with us. And before we close the headlines once again, domestic benchmark indices and low amid mixed global cues. Sensex sheds 151 points. Nifty settles at 25,145. India and Singapore exchange 4 memoranda of understanding for cooperation in various sectors. And fundamental drivers of Indian economy gaining momentum. Country moving on sustainable growth path, says the RBI Governor. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.